हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 30 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 29 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 30 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कवर्स करता है एमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, आप लोगों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट नॉलेज है, आप लोगों की लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में। सो आपको बताना है एमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन सा है। तो वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो डील करता है एमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है वेरिएंस एनालिसिस। आपके जो फॉर्मूलाज हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इसको लिखते हैं। देखिए, आपको बोला है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है। देखो, क्वांटिटी की मतलब यहाँ पे वही यूसेज की बात हो गई, तो ये होता है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। ध्यान रखना, ये किसका है, हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यही अगर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कभी निकालना हो तो देखो, जो चीज़ का वेरिएंस निकालना है वो उनके बीच का डिफरेंस आएगा, जैसे कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे एक्चुअल आएगी। ठीक है, जैसे इसमें तो स्टैंडर्ड प्राइस आया था, लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए प्राइस वेरिएंस जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो, यूसेज जब डिफरेंस निकाल रहे हैं हम क्वांटिटी में तो यूसेज से, अगर डिफरेंस हम निकाल रहे हैं प्राइस में तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। इसी टाइप से आप दूसरे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ओके, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब निकालना होगा तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस मटेरियल कॉस्ट होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, आपका स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस टाइप से आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न करने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। नेक्स्ट है, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो जो वेरिएंस होगी, वेरिएंस को, उस वेरिएंस को हम क्या कहेंगे। देखो, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा, मान लो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट ₹10 पर यूनिट या जो भी है और एक्चुअल कॉस्ट ₹12 आ गई, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या गलत, ये गलत है, एडवर्स है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है। अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है देन इट विल बी एडवर्स वेरिएंस। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, दिस वन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द कंसेप्ट विच इज अडॉप्टेड बाय सेलर्स फॉर सेलिंग अनसॉर्ट गुड्स। ठीक है, फॉर सेलिंग अनसॉर्ट गुड्स इज कॉल्ड एज। अनसॉर्ट गुड्स पहले समझिए क्या होता है, या तो कस्टमर्स को उनके बारे में नॉलेज नहीं है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है, या कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहते, तो वो होते हैं हमारी अनसॉर्ट गुड्स। तो अब अनसॉर्ट गुड्स, देखो, कस्टमर्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो इसके लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या डील करता है कि हमें जो है ये, जैसे हम एडवर्टाइजिंग वगैरह ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी जो कस्टमर हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए, प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। सो बेसिकली आपको समझना है, जो अनसोल्ड गुड्स है उसके लिए जो सेलर्स है कौन सा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करेंगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर वे आप लोगों को जितने भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट
इज नॉन एज, देखो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के टोटल को हम क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो आपके ना पीजीटी कॉमर्स में इस टाइप के आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर जो फेमस डेफिनेशंस होती हैं ये किसने प्रोवाइड की या ये वर्डिंग किसकी है। तो आपने ना इसके साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि हो सकता है जो आपने क्वेश्चन किया हो, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, उसी में से ये आपसे पूछा जाए, तो आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करने ही हैं। देखो किसने जो है ऐसा डिफाइन किया गया है किसको, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को as planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved। देखो बिल्कुल HRM में यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कैसे प्रकर करना है, कैसे डेवलपमेंट, उनका कॉम्पनसेशन कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती है ताकि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है ये किसने प्रोवाइड की, आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरे, फ्लिपो, वेटर, FW टेलर। तो आपने ध्यान रखना है ये किसने दिया है, फ्लिपो ने। ओके, इनका कंप्लीट नेम क्या है, एडविन। ओके, एडविन फ्लिपो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एडविन फ्लिपो ने क्या डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इज टेक, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, जब एक नया एम्प्लॉय को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स रेगुलेशन से पहचान करवाई जाती है, उसको प्लेसमेंट बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं या सिलेक्शन बोलते हैं। सो उसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। ये जो टेक्निकल टर्म्स है आपके कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और इंक्रीजिंग द नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। जब हम एक एम्प्लॉय की किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, डेवलपमेंट, मोटिवेशन या लीडरशिप। तो देखो आपको चारों टर्म्स का अलग अलग, वैसे तो सिमिलर सी होता है लेकिन आपको चारों का अलग अलग मीनिंग पता होना चाहिए। सो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेनिंग की। ओके, स्पेसिफिक जॉब के लिए आपकी नॉलेज और स्किल को एनहांस करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। अगर एक जॉब का रिलेटिव वर्थ, रिलेटिव क्या होता है, जब हम दूसरी कंपैरिजन करते हैं, देखो आप समझिए इसको हम बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। तो अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जॉब से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉब इवैल्यूएशन, आपका जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जो जॉब है उसका रिलेटिव वर्थ देखते हैं, यानी कि जो अलग अलग जॉब्स होती हैं उनका रिलेटिव वर्थ देखते हैं। क्यों देखते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो पे स्ट्रक्चर है वो डिसाइड कर पाएँ, कौन सी जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा पे होगी। तो ये हम जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। लेकिन एक जो टर्म होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसमें होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्मेंस की है उसको किया जाता है इवैल्यूएट। यहाँ पे हम जॉब की इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ताकि हम पे स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाए रिलेटिव वर्थ देखकर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन। आपको बताना है इसमें से एमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। ओके, तो एमलगमेशन क्या होता है, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज मिलकर एक कंप्लीटली न्यू एंटिटी बना रही हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा एमलगमेशन। तो एमलगमेशन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, देखो एलिमिनेट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग द एमलगमेटिंग कंपनीज। मान लो ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, दोनों मिलकर अब न्यू कंपनी AB बना रही हैं,
तो अमेलगमेटिंग कंपनी यहाँ पर ए और बी हैं, तो ये इनका हो सकता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कि आपस में कंपटीशन को ख़त्म करना और एक नई एंटिटी बनाना, या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की इकोनॉमीज़ को सिक्योर करना, क्योंकि जब दो फर्म्स मिलकर करेंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की इकोनॉमीज़ को वो सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद है टू डिक्रीज द कैपिटल फॉर अचीविंग द टारगेट्स। देखो, अगर आप जल्दी जल्दी यहाँ पढ़ते तो आपको आपके माइंड में वो होता है कि हाँ, यहाँ पे यही होगा कि कैपिटल को इंक्रीज करना, लेकिन आपने ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज करना। क्या दो फर्म्स मिल रही हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हमारा मोटिव नहीं होता। हमारा मोटिव होता है टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर अचीविंग द टारगेट्स। तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे? थर्ड वाला, क्योंकि ये वाला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है एमलगमेशन का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।